हेलो एवरीवन। बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा एक इन्फेंट, एक बेबी क्रिएट हो जाता है। वो सारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ, जब तक कि एक इंसान की मौत नहीं हो जाती तब तक वो प्रोसेस चलता रहता है। तो कैसे हमारी बॉडी जो है वो इतनी अमेजिंग है, इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, उनका जो जवाब है वो इसी वीडियो में आप सभी को मिलेगा। डेवलपमेंट बायोलॉजी की ये जो सीरीज है, इसका ये लेक्चर 1 रहने वाला है। जैसे हम बाकी सभी यूनिट्स को कवर अप कर रहे हैं 1 बाय 1, है ना, लेक्चर बाय लेक्चर, वैसे ही हम डेवलपमेंट बायोलॉजी को भी यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ करके फ्री में अपने एग्जाम को टारगेट करने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आपको बस करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड हो आप लोगों को पहले पता चल जाए और आप हमारे साथ ही उसको कवर अप कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम हर 2 या 3 लेक्चर्स के बाद कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज जानेंगे। सबसे पहले देखिए, खुद में ही एक सवाल पैदा होता है, आप लोगों के दिमाग में भी कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि कैसे एक सेल से इतना बड़ा बेबी जो है वो डेवलप हो जाता है ना। और हर एक चीज़ एकदम सिस्टमैटिक वे में, जहाँ हेड होना है वहाँ हेड होगा, जहाँ फिंगर टिप्स होंगी वहाँ फिंगर टिप्स होगी, जहाँ पे फुट क्रिएट होना है वहाँ पे फुट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो इसको ही जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। क्या है एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी आती है डेवलपमेंट के साथ। ये कहता है स्लो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज दैट वी कॉल डेवलपमेंट। एक इंसान में डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। तो ये कैसे होता है? ये बोलता है स्लो प्रोसेस होता है ये, और हमेशा कैसा होता है? प्रोग्रेसिव चेंज, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव चेंज जो होता है हमारी बॉडी में हमेशा चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। राइट देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक ही फर्क है। डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, ग्रोथ जो होती है ना वो एक जैसे अडल्टहुड तक, उसके बाद हमारी ग्रोथ, हाइट, ये सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट हमारी बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। राइट उसके बाद ये क्या बोल रहा है? इन नियरली ऑल केसेस द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन विद अ सिंगल सेल। कि डेवलपमेंट जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी शुरुआत जो है वो तो एक सिंगल सेल से ही होती है। और वो सिंगल सेल कौन सा होता है? वो फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट, विच डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जो जाइगोट है वो माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करता है, और हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स क्रिएट हुए हैं वो उसी एक सिंगल सेल से क्रिएट हुए हैं। अब ये जो हम एनिमल डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं ना, इस ट्रेडिशनल स्टडी को ही एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। जिसमें होता क्या है? एक सिंगल सेल है, वो आपके पास कैसा है? फर्टिलाइज्ड एग है मान लो, है ना। और वही फर्टिलाइज्ड एग आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के, है ना, 100 ऑफ सेल्स टाइप्स बना रहा है। मसल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, लेंस सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ब्लड सेल्स, फैट सेल, इस तरह से बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में, तमाम सेल्स पड़े हुए हैं। बोले ये जो जनरेशन है ना अलग 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 सेलुलर डाइवर्सिटी की, एक सेल से ही इतने डिफरेंट टाइप के सेल्स बनना, दैट इज डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सेल्स डिवाइड करते हैं, माइग्रेट भी करते हैं, एक से दूसरी जगह भी जाते हैं, और डाई भी करते हैं, मरते भी हैं। टिश्यूज फोल्ड होते हैं, सेपरेट होते हैं। ये सारी चीजें ड्यूरिंग डेवलपमेंट चल रही होती हैं। हमारी फिंगर हमेशा जो है वो टिप्स पे आती हैं हमारे हाथ के, है ना। और नर्व्स कभी भी मिडल में नहीं आ गई। आईज जो है वो हमेशा हेड पे आ रही हैं, कहीं और टोज पे या गट पे नहीं जा रही। ऐसा कैसे हो पाता है? तो एक ऑर्डर्ड क्रिएशन को फॉलो करती है हमारी बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ये सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, सेल डेथ, ये जितने भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जिसकी वजह से हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है कि हेड की जगह पे हेड है, टो की जगह पे टो है। ये एक कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ को फॉलो करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। राइट उसके बाद है
एम्ब्रियोजेनेसिस, कि कैसे एम्ब्रियो क्रिएट होता है। ईच एनिमल, चाहे वो अर्थवर्म हो, ईगल हो, कुछ भी हो, ठीक है, टर्माइट, बीगल, वो हमेशा सिमिलर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को ही गो थ्रू करता है। यानी कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुई होगी जिसकी वजह से जाइगोट बना, फिर उसके अंदर क्या हुई होगी, क्लीवेज शुरू हुई होगी जिसकी वजह से एक सेल जो है वो डिफरेंट है ना, अलग अलग सेल्स में चेंज होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होगी, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ऑर्गन्स बनेंगे, फिर उसका बर्थ होगा, ऐसे ही मेटामॉर्फोसिस होगी उसमें, और फिर गैमेटोजेनेसिस होते हैं जिसमें कि मेच्योर हो जाते हैं, सेक्सेस मेच्योर होते हैं। ठीक है, अभी बोले द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड हैचिंग, है ना। अब देखो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एग देते हैं और फिर उसको हैच करके फिर उसमें से इंडिविजुअल निकलता है। और मैमल्स क्या करता है, वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन और बर्थ के बीच का ये जो सफर है ना पूरा का पूरा, इसको ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम वन बाय वन सारे प्रोसेसेस को देख रहे हैं। जैसा कि हमने बोला कि सबसे पहले क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेच्योर सेक्स सेल्स, है ना, जो मदर और फादर का स्पर्म और एग है वो आएगा, मिलेगा, उनकी फ्यूजन होगी, है ना। तो इनको, स्पर्म और एग को हम क्या कह देते हैं कलेक्टिवली, गैमीट्स। यानी कि गैमीट्स की फ्यूजन होती है फर्टिलाइजेशन में। द फ्यूजन ऑफ गैमीट सेल्स स्टिमुलेट्स द एग टू बिगिन डेवलपमेंट, है ना। अब जैसे ही जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज हुआ, अब उसने क्या किया, स्टिमुलेशन शुरू होगी कि एग को अपनी डेवलपमेंट अब शुरू करनी है। क्यों, क्योंकि उसे एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करना है। द सब्सिक्वेंट फ्यूजन ऑफ गैमीट न्यूक्लियाई, द मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई, ईच ऑफ विच हैज 1/2 the normal number of chromosomes characteristic of the species, give the embryo its genome, the collection of genes that helps instruct the embryo to develop a manner very similar to that of its parent. कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्टिलाइजेशन हो रही है इसमें क्या हुआ, मेल और फीमेल के प्रोन्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं। अब हर एक के पास क्या होता है, मेल के पास भी, है ना, जो आपका स्पर्म था, स्पर्म के पास भी तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और फीमेल्स के पास भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम थे। दोनों जो है वो मिलते हैं और एम्ब्रियो को उसका जीनोम मिलता है। इस जीनोम में सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ जीन्स पड़ी होती हैं जो कि इंस्ट्रक्ट करती हैं एम्ब्रियो को कि कैसे उसे डेवलप करना है ना। क्यों हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ मिलते हैं, देखने में फेशियल हम थोड़े से अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उनके ही क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में हैं, राइट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, क्लीवेज शुरू हो जाती है। द एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ जाइगोट साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉल सेल्स जिनको हम ब्लास्टोमेर्स कहते हैं। तो जाइगोट था सिंगल सेल, फिर उसमें क्या हुआ, क्लीवेज शुरू हुई, एक सेल से दो बने, है ना, 2 से 4, इस तरह से क्लीवेज शुरू हो जाती है। और बहुत सारे डिफरेंट स्मॉल सेल्स में ये जाइगोट का साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड हो जाता है, उनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेर्स। बाय द एंड ऑफ क्लीवेज ब्लास्टोमेर्स हैव यूजुअली फॉर्म्ड अ स्फेयर, ठीक है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है बाय द एंड ऑफ क्लीवेज, और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टुला, राइट। उसके बाद अब क्लीवेज हो गई, क्लीवेज के बाद क्या होगा, आफ्टर द रेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन स्लो डाउन, यानी कि जो क्लीवेज वाला फेज था जिसमें माइटोटिक डिवीजन चल रही थी, अब वो स्लो डाउन हो गया। तो ये जो ब्लास्टोमेयर है ना, ये अंडरगो करते हैं ड्रामेटिक मोमेंट्स, है ना, जिसमें क्या होता है, दे हैव टू चेंज देयर रिलेटिव पोजिशन विद वन अनदर। अब ये जो सेल्स वहां पे पड़े हुए थे, ब्लास्टोमेर्स वहां पे पड़े हुए थे, इनकी पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है एक दूसरे के साथ, और ये जो सीरीज है एक्सटेंसिव रीजनरेशन का, सॉरी रीअरेंजमेंट का, है ना, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। यानी कि क्लीवेज के बाद गैस्ट्रुलेशन में जाता है एम्ब्रियो, है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रुला स्टेज। एज रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन द एम्ब्रियो कंटेन्स 3 जर्म लेयर्स। अब गैस्ट्रुलेशन में हमने क्या बोला कि ये जो सेल की पोजीशन है ना, सेल्स की पोजीशन ये चेंज होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो सेल की मूवमेंट है इसकी वजह से 3 जर्म लेयर्स बनती हैं बॉडी में, दैट इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, दैट विल इंटरैक्ट टू जनरेट द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और फिर यही 3 लेयर्स जो हैं वो आगे चल करके कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करती हैं कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं, राइट। अब गैस्ट्रुलर स्टेज के बाद क्या आएगा,
ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें ऑर्गन्स बनेंगे. सो वंस द जर्म लेयर इज एस्टेब्लिश्ड, द सेल्स इंटरैक्ट with one another and rearrange themselves to produce tissues and organs. अभी बोल रहे एक बार जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो गई तो ये टिश्यू, ये जो सेल्स है ना, ये एक दूसरे के साथ खुद को इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि वहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. और जहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. इसमें होता क्या है, केमिकल सिग्नल्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द सेल्स ऑफ जर्म लेयर्स resulting in the formation of specific organs at the specific site. राइट. अब जो सेल्स किसी स्पेसिफिक जगह पे पड़े हुए हैं, है ना, वो कोई स्पेसिफिक टाइप का केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से आसपास के सेल्स को पता चलता है कि हमें ये स्पेसिफिक ऑर्गन इस साइट पे बनाना है. राइट. Certain cells will undergo long migration from their place of origin to their final location. अब कुछ सेल्स होते हैं वो बहुत लंबा ट्रैवल करके जाते हैं, है ना, जैसे कि दीज माइग्रेटिंग सेल्स इंक्लूड द प्रिकर्सर्स ऑफ, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, लिम्फ सेल्स हो गए, पिगमेंट सेल्स हो गए, गैमीट्स हो गए, जिसमें एग और स्पर्म आ जाते हैं. तो ये सारे जो सेल्स होते हैं ना, ये काफ़ी लंबा सफ़र तय करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से जहाँ से बने होते हैं, प्लस जहाँ पे इनको मैच्योर होना है जाके जहाँ पे इनको मैच्योर होना है बॉडी में, तो ये माइग्रेट करते हैं. और कुछ सेल जो होते हैं वो वहीं पे स्पेसिफिक जगह पे पड़े होते हैं और वहीं पे अपना विकास इस तरह से करते हैं कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑर्गन क्रिएट हो जाता है. राइट. आई होप दिस इज क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट, इन मैनी स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स दैट हैचेस फ्रॉम द एग और इज बोर्न इनटू द वर्ल्ड इज नॉट सेक्सुअली मैच्योर. अब देखो, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो उसी टाइम पे सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ही होता है, चाहे जो एग है वो ले कर रहा है ना, एग ले करने के बाद, हैचिंग होने के बाद वो एकदम से सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता, उसको टाइम लगता है मैच्योर होने में, है ना. तो यानी कि वो सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस, जिससे कि वो एक सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट बन सकता है और फिर आगे चल करके अपनी जनरेशन आगे चला सकता है ना, अपने बेबीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है. सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में यंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, लार्वा स्टेज. ठीक है, आपने सुना होगा, लार्वा कहा जाता है उनको, यंग ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है. और फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है गेमेटोजेनेसिस. द गेमीट्स एंड देयर प्रिकर्सर सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज जर्म सेल्स. ठीक है. जर्म सेल्स हम उनको बोलते हैं जिनसे अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म के गैमीट फॉर्मेशन होने वाली है. ठीक है, चाहे वो फीमेल है या मेल है. मेल्स में क्या होगा, जर्म सेल से स्पर्म प्रोडक्शन होगी, और फीमेल में क्या होगा, एग प्रोडक्शन होगी. तो बेसिकली जर्म सेल्स वो होते हैं जो एक तरह से प्रिकर्सर सेल होते हैं जो आगे चल करके इंडिविजुअल के गैमीट फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. और जर्म सेल के अलावा जो बाकी सेल्स बच गए उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स. सो दिस सेपरेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स, है ना, सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारी पूरी इंडिविजुअल की बाकी बॉडी को बना रहे हैं. ठीक है. और एक होते हैं हमारी बॉडी में जर्म सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे हैं, वो सेल्स जिससे कि इंसान के गैमीट फॉर्मेशन होनी है. ठीक है. रिप्रोडक्टिव एरियाज में जो सेल पाए जाते हैं दैट इज जर्म सेल्स. क्लियर होगी बात. और जो बाकी आपकी पूरी स्किन, आई, हेड, जहाँ पे जो भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सोमैटिक सेल्स हैं. जर्म सेल सिर्फ और सिर्फ जनरेशन करते हैं उन सेल्स की जो कि आगे चल के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि स्पर्म बनना है और एग बनना है और फिर उससे आगे चल करके फर्टिलाइजेशन होगी, है ना. सो इज ऑफन वन ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशिएशन टू अकर ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट. तो ये भी एक तरह की क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो है कि एक सेल से दो अलग टाइप के सेल बन रहे हैं, सोमैटिक सेल्स जो कि पूरी बॉडी का निर्माण करेंगे और जर्म सेल्स जो कि सेक्सुअली मैच्योर होने में हेल्प करेंगे इंडिविजुअल को, है ना. सो द जर्म सेल इवेंचुअली माइग्रेट टू द गोनैड्स. फिर क्या होता है, ये जो जर्म सेल्स होते हैं ये गोनैड्स, है ना, वो हमारे रिप्रोडक्टिव एरियाज गोनैड्स में माइग्रेट कर जाते हैं और फिर ये आगे चल करके डिफ्रेंशिएट करते हैं और गैमीट फॉर्मेशन करते हैं. और डेवलपमेंट ऑफ गैमीट को ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है. राइट. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये पूरे जितने भी हम पढ़ के आए हैं 6 के 6 प्रोसेसेस, इनको हम फ्रॉग की लाइफ में देखते हैं कि कैसे ये होता है. राइट. अब देखो क्या हुआ, स्पर्म
और एग, ठीक है, इनकी फ्यूजन हुई यानी कि फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज शुरू हुई। तो इस तरह से क्लीवेज में मोरूला स्टेज आई, ब्लास्टुला स्टेज आई, ठीक है, वो आप सबको ऑलरेडी पता है, ये बेसिक है 11th-12th में कि 8 सेल स्टेज आती है, 16 सेल स्टेज आती है। तो इस तरह से मोरूला, ब्लास्टुला, और एट द एंड फिर क्या होता है, ये जब ब्लास्टोमेयर की डिवीजन थोड़ी सी कम हो जाती है, माइटोटिक डिवीजन थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, जितना उसने डिवाइड करना था कर लिया। अब क्लीवेज से वो कहाँ जाएगी, गैस्ट्रुलेशन में जाएगी, जिसमें मूवमेंट ऑफ जो सेल्स है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लास्टोसिल वहाँ पे बनता है, फिर ब्लास्टोपोर बनता है, ठीक है। तो ये आगे हम इन मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, 3 लेयर की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ये होने के बाद अब सेल को क्या करना है, ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन्स बनाना शुरू करने हैं। तो ऑर्गन्स बन गए, उसके बाद क्या हो गई, बर्थ हो गया या हैचिंग हो गई, जो भी उसकी। अभी हम फ्रॉग के बारे में देख रहे हैं, तो क्या हो गया कि जो लार्वा है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये लार्वा स्टेज पे आ गया। अब यहाँ पे ये इमेच्योर लार्वल स्टेज है ना, यहाँ पे अभी तक इसके गोनैड्स बने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ गोनैड शुरू हो जाएगी। और ये कैसे होती है, मेटामॉर्फोसिस से, ठीक है। जैसे ही मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगी, एक आपको फुल ग्रोन फ्रॉग जो कि सेक्सुअली अडल्ट है, मेच्योर है, वो बन के मिल जाएगा। अब ये फ्रॉग जो है अगर मेल होगा तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, और फीमेल होगा तो oocytes यानी कि फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, और फिर ये साइकिल जो है वो खुद को रिपीट करती रहती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन की। अभी फ्रॉग की लाइफ के बारे में गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रहा है कि कैसे फ्रॉग को पता चलता है कि अब हमें मैच्योर होना है ना। तो ये बोल रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ फोटो पीरियड, यानी कि कितना डे लाइट, ठीक है, कितने घंटे की डे लाइट जो एक फ्रॉग को मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो टेम्परेचर है ना वो इन्फॉर्म करता है फ्रॉग के पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई अब जो है ये क्या है, स्प्रिंग सीजन है, और अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर देगा, सिक्रीशंस अपनी शुरू कर देगा सिक्रीट करना, जिसकी वजह से एग और स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं, राइट। तो फोटो पीरियड सिस्टम को ये यूज करते हैं मैच्योरेशन के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, आप सभी को पता है ना। तो मेल जो है वो क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं फीमेल को ऐसे बैक से। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि फीमेल जो है वो एग्स रिलीज करती है, और मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करेगा, और बॉडी के बाहर दोनों की फ्यूजन होती है, ठीक है। कुछ स्पीशीज जो हैं वो एग को ले कर देते हैं पॉन्ड में, जैसे फीमेल आई उसने एग ले कर दिए पॉन्ड में। इनके पास एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि प्लांट के साथ इसको, जो अंडे होते हैं ना इनके, उसको चिपकाने में हेल्प करता है, ढेर करने में हेल्प करता है। तो एग्स जो है वो एंकर हो जाते हैं, और मेल जो होता है वो पानी के अंदर अपने स्पर्म छोड़ देता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सकती है। दोनों केसेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती। उसके बाद क्या होगा, द एंट्री ऑफ स्पर्म फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूली फर्टिलाइज्ड एग। द माइग्रेशन विल बी क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द 3 बॉडी एक्सेस ऑफ द फ्रॉग। अब देखो फ्रॉग के केस में क्या होता है, एम्फीबियंस के केस में बेसिकली जो एग है ना, जिस तरफ से स्पर्म एंटर होता है ना, उसकी स्पर्म की एंट्री साइड बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये आगे चल करके बॉडी के 3 एक्सेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कौन कौन से 3 एक्सेस, कि एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि उसका हेड और टेल कहाँ बनेगा, डोर्सोवेंट्रल यानी कि बैक और बैली वाला पोर्शन कहाँ बनेगा, और लेफ्ट और राइट रीजन कैसे बनेगा, ठीक है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्टिवेट्स दोज मॉलिक्यूल्स नेसेसरी टू बिगिन द क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद और क्या काम है स्पर्म का, कि जैसे स्पर्म एंटर होगा अब कुछ मॉलिक्यूल्स को वो एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से जो जाइगोट है ना उसको पता चल जाएगा कि अब क्लीवेज को शुरू करनी है और अब गैस्ट्रुलेशन में जाना है। इस तरह के प्रोसेसेस को भी प्रोसीड करने में वो हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आपको एग्स दिखाए गए कि कैसे एग्स ले किए जाते हैं एक फीमेल के द्वारा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद क्या बोला था हमने कि क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन होती है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्लीवेज में आप सभी को पता चल गया कि इस तरह से क्लीवेज शुरू हो जाती है। क्लीवेज शुरू होने के बाद जब सेल पूरा
अब क्या बन चुका है, ब्लास्टुला बन चुका है, एक स्फेयर लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इस तरह से ब्लास्टुला बन जाता है। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन शुरू होती है ना। तो होता क्या है, गैस्ट्रुलेशन इन द फ्रॉग begins at the point on the embryo surface roughly 180 degree opposite at the point of sperm entry with the formation of a dimple called blastopore। अब ये बोलता है जिस साइड से स्पर्म की एंट्री हुई होगी ना, उसके बिल्कुल 180 डिग्री के ऑपोजिट एंगल पे ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ब्लास्टोपोर कैसे फॉर्म होता है, तो जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एक वो सॉफ्ट बॉल आती है ना स्पॉन्जी टाइप, उसको अगर आप उंगली से पोक करो, है ना, तो वो पोक जैसे होता है ना, वैसे ही ब्लास्टोपोर भी उसी तरह से पोकिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस, ब्लास्टोपोर को कैसे याद रखना है कि कहाँ बनेगा, हमेशा जहां से स्पर्म एंटर कर रहा है उसके 180 डिग्री ऑपोजिट साइड पे ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन शुरू होती है। ठीक है, द ब्लास्टोपोर विच मार्क्स द फ्यूचर डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो एक्सपैंड टू बिकम अ रिंग। अब ये जो ब्लास्टोपोर जहां पे बना ना 180 डिग्री ऑपोजिट पे, वही ब्लास्टोपोर हमें ये बताता है कि फ्यूचर डॉर्सल साइड जो है ना एम्ब्रियो की, वो यहीं पे बनने वाली है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे आपको यहां पे दिखाया है। सेल्स माइग्रेटिंग थ्रू द ब्लास्टोपोर टू द एम्ब्रियोज इंटीरियर बिकम द मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो अब जो सेल्स इस ब्लास्टोपोर से सेल के अंदर की तरफ को, जैसे ये मान लो ब्लास्टोपोर है, सेल के अंदर की तरफ को माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, वो अंदर जाके दो लेयर्स क्रिएट करेंगे, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और जो सेल रह जाएंगे, जो माइग्रेट नहीं करेंगे, वो क्या है, आउटसाइड है, बाहर पड़े हुए हैं, तो वो एक्टोडर्म फॉर्म करेंगे। एंड दिस आउटर लेयर एक्सपैंड टू इनक्लोज द एंटायर एम्ब्रियो। और यही आउटर लेयर जो है वो पूरी की पूरी एक्सपैंड करके इस पूरे एम्ब्रियो को एनक्लोज कर देती है। तो इस तरह से 3 लेयर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। राइट, अब देखो यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, कई बार आपसे क्या पूछ लेगा एग्जामिनर कि ओरिजिन बताओ। ठीक है, आपसे ओरिजिन पूछ लेता है, जैसे कोई सेल का ओरिजिन पूछ लेगा, है ना, जैसे आपसे पूछा कि आरबीसी का ओरिजिन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मीजोडर्म से बनता है ना, मीजोडर्मल ओरिजिन है उसका। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ते हैं, शुरुआत से करते हैं। क्या बोला हमने कि हमारे पास क्या होता है, एग होता है, स्पर्म होता है, उनकी फ्यूजन होती है, जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद क्लीवेज शुरू होती है, ब्लास्टुला बना, फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन हुई, है ना। अब गैस्ट्रुलर स्टेज में माइग्रेशन शुरू हो गई है, तीनों लेयर्स बन चुकी हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म बन चुकी है, प्लस जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो है वो आपको पता है गोनैड्स में माइग्रेट कर जाते हैं, और फिर उसके बाद मेल के लिए वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल के लिए वो एग प्रोड्यूस करेंगे, है ना। प्लस अब अगर एक्टोडर्म है जो बिल्कुल आउटर लेयर है, उससे हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल्स बने होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये बस एग्जाम्पल्स आपको याद में रखने हैं। ठीक है, आउटर सरफेस पे अगर आप देखोगे तो हमारी जो एपिडर्मल सेल्स है स्किन की, वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है हमारे ब्रेन के, वो भी एक्टोडर्म से बने हैं। न्यूरल क्रैश में जो हमारे पिगमेंट सेल्स होते हैं ना, जिसको मेलेनोसाइट, जिससे मेलेनिन प्रोड्यूस होता है हमारा, है ना, जो कलर डिसाइड करता है कि कौन गोरा होगा, काला होगा, है ना, तो ये सारे जो हैं ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स प्लीज ध्यान में रखिए, ये पूछ लेता है। दूसरी चीज, मीजोडर्म। मीजोडर्म हमारी मिडल वाली लेयर होती है। राइट, अब इसमें डोर्सल में कौन सा, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन जो होती है हमें, वो कौन से ओरिजिन की हुई, मीजोडर्मल ओरिजिन की। ठीक है, उसके बाद जो बोन टिश्यूज हैं हमारे, वो भी मीजोडर्म के बने हुए हैं। इंटरमीडिएट की बात करो तो हमारे जो किडनी के सेल्स हैं, ट्यूबल सेल्स ऑफ द किडनी, वो भी मीजोडर्म से बने हैं। लेटरल में जो आरबीसी सेल्स हैं वो भी हमारे मीजोडर्मल ओरिजिन के, और हेड पोर्शन में अगर आप फेशियल मसल्स की बात करो तो वो भी मीजोडर्म ओरिजिन के ही है। राइट, उसके बाद एंडोडर्म जो सबसे इंटरनल वाली लेयर है हमारी, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब जो हमारे स्टमक सेल्स हो गए, फेरिंग्स में थायराइड सेल्स हो गए, रेस्पिरेटरी ट्यूब में जो लंग सेल्स हो गए, या जिनको आप एल्वोलाई कह देते हैं, है ना, तो वो एल्वोलाई जो हैं वो भी हमारे कौन से हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्लीवेज होगी, गैस्ट्रुलेशन होगी, तीनों लेयर्स बन गई, अब टिश्यू फॉर्मेशन शुरू होनी है, यानी कि ऑर्गन्स बनने हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में देख लेते हैं।
ऑर्गेनोजेनेसिस कैसा होता है इन द फ्रॉग बिगिंस विद द सेल्स ऑफ द मोस्ट डोर्सल रीजन ऑफ द मीजोडर्म कंडेंस टू फॉर्म अ रोड ऑफ सेल्स कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। अब ये बोलते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे शुरू होता है फ्रॉग में, तो ये बोलते हैं कि जो बिल्कुल डोर्सल रीजन होता है ना, बिल्कुल मोस्ट डोर्सल रीजन, वहां पे क्या होता है मीजोडर्म सेल्स होते हैं, है ना। अब मीजोडर्मल सेल्स जो होते हैं वहां पे कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और एक रोड लाइक शेप के सेल्स में बदलना शुरू हो जाते हैं, और ये रोड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ना, ये एक्चुअली में नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, these notochord cells produce chemical signals that redirect the fate of ectodermal cells above it। अब ये जो नोटोकॉर्ड, जहां पे ये नोटोकॉर्ड बन जाती है ना, इसके ऊपर जो सेल्स होते हैं एक्टोडर्मल सेल्स, ये उनकी फेट को चेंज करना शुरू कर देती है। कैसे? केमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है। देखो, फेट का मतलब क्या होता है कि एक एक्टोडर्मल सेल है ना, अब इसको पता है कि डिवाइड होके ये एक्टोडर्मल सेल ही बनेगा दोबारा। फेट, ये फेट है इसकी। अब इस फेट को चेंज कैसे किया जा सकता है? तो कोई ना कोई सिग्नल प्रोड्यूस हो अगर तो। ठीक है, कुछ सेल्स की फेट को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ सेल की हम फेट को चेंज नहीं कर सकते। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग एपिडर्मिस, द सेल्स अबव द नोटोकॉर्ड आर इंस्ट्रक्टेड टू बिकम द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये क्या बोलता है कि वो सेल्स जो नोटोकॉर्ड के ऊपर पड़े हुए थे, वो एपिडर्मिस बनाने की बजाय अब क्या बनाएंगे, क्योंकि उसने केमिकल सिग्नल्स दिए, तो अब ये बोल रहा है उनको कि तुम एपिडर्मिस मत बनो, तुम क्या बनो, नर्वस सिस्टम के सेल बनो, क्योंकि नर्वस सिस्टम बनाना है बॉडी को, राइट। उसी तरह से एट दिस स्टेज द एम्ब्रियो इज कॉल्ड अ न्यूरुला। तो इस स्टेज पे जिसपे नोटोकॉर्ड बन गई है, और अब नोटोकॉर्ड के ऊपर जो सेल्स थे वो एपिडर्मिस ना बना के क्या बनाएंगे, नर्वस सिस्टम बनाएंगे। अब ऐसी स्टेज में एम्ब्रियो को हम न्यूरुला कह देते हैं। द न्यूरल प्रिकर्सर सेल्स इलोंगेट, तो ये जो न्यूरल वाले प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ये इलोंगेट होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, फोल्ड होते हैं इनटू द एम्ब्रियो, और एक न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, राइट, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। द फ्यूचर एपिडर्मल सेल्स ऑफ द बैक कवर द न्यूरल ट्यूब। ठीक है, तो अब जो फ्यूचर में एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो आएंगे और वो क्या करेंगे, इस न्यूरल ट्यूब को कवर अप कर देते हैं। द mesodermal tissues adjacent to the neural tube and notochord become segmented into somaid। तो वो सेल, वो मीजोडर्मल सेल्स जो न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड है उसके एडजेसेंट साइड पे पड़े हुए हैं, अब वो क्या करेंगे, सोमाइट सेल्स बनाएंगे। सोमाइट सेल्स का मतलब क्या होता है, वो प्रिकर्सर सेल जो फ्रॉग के बैक मसल, स्पाइनल वर्टिब्रेट, डर्मिस, ये सारी चीजें बनाने वाले हैं। ठीक है, डर्मिस क्या है, पोर्शन ऑफ स्किन। The embryo develops a mouth and anus and it elongates into the familiar tadpole। तो अब एट लास्ट क्या होता है, एम्ब्रियो अपना माउथ, एनस, ये सब कुछ डेवलप करता है और एक फुल्ली फेमिलियर टेडपोल में बदल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डेवलपमेंट चलती है। देखो अब ब्रेन बन रहा है ना, गिल एरिया है, उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ फोर ब्रेन टू टच सरफेस एक्टोडर्म, है ना, जिससे कि आईज फॉर्म होनी है। ठीक है, माउथ फॉर्म होगा, सोमाइट सेल्स हैं, ठीक है, टेल बड है, तो ये सारी की सारी इस तरह से डेवलपमेंट चलती है और एट लास्ट क्या होता है, टेडपोल की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। अब टेडपोल की फॉर्मेशन होने के बाद अब वो सेक्सुअली मैच्योर तो नहीं होगा, इसीलिए अब क्या होना है, मेटामॉर्फोसिस और गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस उसको सेक्सुअली मैच्योर करने में हेल्प करता है और गैमेटोजेनेसिस में एक्चुअली में स्पर्म या फिर oocyte प्रोडक्शन होगी। अब क्या होगा, एम्फीबियंस metamorphosis is initiated by hormones from the tadpole's thyroid gland। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये कैसे आएगा, टैडपोल का जो थायराइड ग्लैंड है वो हॉर्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है। द मैकेनिज्म बाय विच थायराइड हॉर्मोन्स अकॉम्प्लिश दीज चेंजेस। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक ऐसा चेंज जो उसकी बॉडी का जो एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर दे रहा है ताकि वो पर्टिकुलर चेंजेस बॉडी में आ सके। द हॉर्नी टीथ ऑफ द टैडपोल यूजेस टू टेयर अप पॉन्ड प्लांट्स डिसअपेयर एज माउथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंजेस बताया मेटामॉर्फोसिस में क्या क्या होगा कि जो टैडपोल में वो वाले हॉर्नी टीथ थे जिससे वो प्लांट्स खाता था,
क्योंकि देखो योक उसके लिए सफिशिएंट नहीं है ना, उसने ग्रोथ भी तो करनी है। योक तो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा। अब टैडपोल को अपनी जिंदगी अपने सहारे गुजारनी पड़ेगी, तो वो क्या करता है, पौंड में जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं ना उनको खाने लग जाता है, तो उसके लिए टीथ वगैरह होते हैं उसके पास। तो ये जो टीथ्स वगैरह, हॉर्नी टीथ्स वगैरह ना, ये माउथ में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जॉ बन जाता है वहां पे, ठीक है। तो पूरा जॉ जो है वो उसकी एक न्यू शेप लेना शुरू कर देता है। आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है ना, पहले टैडपोल था, फिर देखो इसका माउथ का शेप थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे लिम्ब फॉर्मेशन शुरू हो गई है ना, फिर ये टेल धीरे धीरे गायब होके अब ये पूरा एक फुली मैच्योर फ्रॉग बन गया, राइट। अब ये और क्या बता रहा है कि जो फ्लाई कैचिंग टंग मसल्स थे वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। मीनवाइल जो टैडपोल की लेंदी इंटेस्टाइन थी, क्योंकि वो हर्बीवोर था ना, हर्बीवोर्स की जो इंटेस्टाइन होती है वो लेंदी होती है, जैसे हम ह्यूमंस, हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है। वो बात अलग है कि हम लोग मांसाहार भी कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो मांसाहार भी कर लेते हैं, लेकिन वी आर बोर्न एज हर्बीवोर्स, ठीक है। तो ये जो हर्बीवोर वाला इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक था कि इंटेस्टाइन जो है वो लेंदी होगी। अब ये क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ शॉर्टन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो फ्रॉग है ये तो क्या करेगा, कीड़े मकोड़े खाएगा, तो ये कार्निवोर्स हुआ, तो इसको इतनी लंबी इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं है, तो ये शॉर्टन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अडल्ट फ्रॉग में जो आपको इंटेस्टाइन दिखेगी वो शॉर्ट होती है, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एक स्पीशीज के बारे में बताया है फ्रॉग की, राना पेपेंस। ये क्या करती है, इट टेक्स 3 years फॉर द एग्स टू मैच्योर इन द फीमेल्स ओवरी, ठीक है, कि एग जो है उसको 3 साल लग जाते हैं मैच्योर होने में, लेकिन वहीं पे स्पर्म जो है वो कम टाइम लेता है। तो जो राना मेल्स होते हैं इन स्पीशीज के, वो जल्दी फर्टाइल हो जाते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, है ना। टू बिकम मेच्योर जर्म सेल्स का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, वो इतने कॉम्पिटेंट हो कि अगर उन्होंने म्योसिस कंप्लीट कर ली तभी वो मेच्योर होंगे। अगर उन्होंने ये म्योसिस कंप्लीट नहीं की, वो इतने कॉम्पिटेंट है ही नहीं म्योसिस को कंप्लीट करने के, तो वो स्टेराइल रह जाएगा, फिर फुली मेच्योर नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए अब हम देखने वाले हैं क्लीवेज के पैटर्न्स, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, क्योंकि क्लीवेज हमेशा एक टाइप से नहीं होती है, अलग अलग पैटर्न्स फॉलो करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि सम एनिमल्स आर बोर्न फ्रॉम एग्स, तो जो एग ले करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस, है ना, ओवीपेरिटी। जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग्स, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ये सारे एग ले करते हैं। सम बाय लाइव बर्थ, कुछ जो होते हैं वो यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ दे देते हैं, जैसे कि हम मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स बेसिकली, है ना, जिनके पास प्लेसेंटा होता है जो बेबी के साथ जुड़ा होता है, तो विवीपैरिटी, उनको हम कहते हैं विवीपैरस। सम बाय प्रोड्यूसिंग एन एग दैट हैचेज इनसाइड द बॉडी, कुछ क्या होते हैं, एग होता है, एग प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो इनसाइड द बॉडी हैच होता है, जिनको हम ओवी विवीपैरिटी कहते हैं, जैसे कि कुछ स्नेक्स, रेप्टाइल, शार्क्स, ये सब कुछ हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सेल्स होते हैं क्लीवेज स्टेज में, उनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेर्स, वो हम पीछे देख के आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या चीज आती है कि सेल, हर एक ऑर्गेनिज्म का जो एग है ना वो किस टाइप का है, ये भी प्रभाव डालता है। क्यों, क्योंकि जो सेल, हर एक एग है ना उसके अंदर योक तो होता ही है, तो ये योक जो है ये क्लीवेज को होने नहीं देता, यानी कि इनहिबिट करता है क्लीवेज को। तो योक रिच पोल, जिस साइड पे योक ज्यादा होता है उस साइड को हम क्या कहते हैं, वेजाइटल पोल। जिस साइड पे योक कम होगा उस साइड को हम कहते हैं एनिमल पोल। ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज अगर आपको पता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। योग, जिस योग का कंटेंट, अमाउंट, कंसंट्रेशन जिस साइड पे ज्यादा होगी उसको हम वेजाइटल पोल कहते हैं, जिस साइड पे कम होगी उसको हम एनिमल पोल कहते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉडी एक्सेस के बारे में बताया है, जैसे कि मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, तो इस वाली साइड और इस वाली साइड, ये दोनों लेटरल साइड्स आ गई। इससे हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर वाली साइड पे आप जाओगे तो उसको डोर्सल साइड कहेंगे, और नीचे वाली साइड पे जाओगे तो वेंट्रल साइड कहेंगे, ठीक है। हमारे केस में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी 3D चीज को आप, है ना, जैसे यहाँ पे ये 3D इमेज है फिश की, अगर आप इसको देखो तो ये है इसका क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इसकी लेटरल साइड, ये भी इसकी लेटरल साइड। अब जो ऊपर वाली साइड यानी कि बैक वाली साइड है हमारी बॉडी का भी अगर आप ले लो, तो जो हमारी बॉडी का बैक वाली साइड है वो क्या है, डोर्सल साइड। आगे जो जहां पे बेली है, हमारा पेट है, वो वाली साइड कौन सी होगी, वेंट्रल साइड। जहां पे हमारा हेड पोर्शन है
है ना, स्कल वाली साइड वो हो गया एंटीरियर, और नीचे जहां पे पैर हैं, फीट है, वो हो गया हमारा पोस्टीरियर साइड। तो इस तरह से आपको ये एक्सेस याद होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि भाई डोर्सल साइड है ना, तो डोर्सल साइड आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डोर्सल साइड किस साइड की बात कर रहा है, राइट। चलो अब हम क्लीवेज के बारे में देखते हैं। देखो क्लीवेज दो तरह की होती है। जैसे मान लो ये एग है, अगर एग के एक पोल से दूसरे पोल तक क्लीवेज पहुंच गई, उसको हम कहते हैं कंप्लीट क्लीवेज, ठीक है, जिसको नाम दिया गया होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अगर ये क्लीवेज किसी एक पोल से शुरू हुई लेकिन दूसरे पोल तक नहीं पहुंची, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज, जिसको हम कहते हैं मीरो ब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है, या इनकम्प्लीट क्लीवेज। क्लियर होगी बात। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज किन किन में होती है, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। जितने भी मैंने आपको इस तरह के पिक्चर्स वगैरह दिए हैं ना, वो याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया क्लीवेज के बेसिस, ठीक है। दो तरह की होती है, या तो कंप्लीट होगी या तो इनकम्प्लीट होगी। दूसरा आ जाता है एग का टाइप, उसमें योक कंटेंट कितना है। योक के बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के एग्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया आइसोलेसिथल एग। आइसोलेसिथल एग में जो योक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो ऑलमोस्ट पूरे सेल में एक जैसा होता है, कहीं पे ज्यादा नहीं कहीं पे कम नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरे सेल में एक जैसा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक होता है। अब ऐसे जो एग्स होते हैं उनमें रेडियल क्लीवेज अगर हो रही है तो किस किस में देखी जाएगी, एग्जाम्पल याद रखना। रेडियल क्लीवेज किस में देखी जाएगी, एकाइनोडर्म्स और एम्फियोक्सस में, ठीक है। तो रेडियल क्लीवेज में देखो, यहाँ पे देखो हो रहा है ना, एक पोल से दूसरे पोल तक पूरी जा रही है, यानी कि कंप्लीट क्लीवेज है। तो 1 से 2, 2 से 4, है ना, इस तरह से रेडियल क्लीवेज चलती है। उसके बाद क्या हुआ, स्पाइरल क्लीवेज। कुछ एग्स जो होते हैं वो आइसोलेसिथल होते हैं लेकिन स्पाइरल क्लीवेज दिखाते हैं। एग्जाम्पल याद रख लो कौन कौन से, एनालिड्स, मोलस्क्स, फ्लैटवर्म्स। इसमें क्या हुआ, 1 से 2, फिर 2 से 3, इस तरह से बनती जाती है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे देखो थोड़े से इलोंगेटेड लग रहे हैं ये, है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पैटर्न थोड़ा सा डिफर होता है क्लीवेज का, बाकी सब ठीक है। सिर्फ इसमें याद क्या रखना है, रेडियल क्लीवेज अगर आपसे पूछ लिया, आइसोलेसिथल सेल है ना, सॉरी एग है, और रेडियल क्लीवेज है तो याद रखो एकाइनोडर्म्स। स्पाइरल क्लीवेज है किसमें होगी, एनालिड्स, मोलस्क्स और फ्लैटवर्म्स में। बाइलेटरल क्लीवेज पूछ लिया तो याद रखो ट्यूनिकेट्स में होती है, ठीक है। एग इनका भी कैसा होता है, आइसोलेसिथल ही होता है, ठीक है। इसमें देखो एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो इस तरह की बाइलेटरल क्लीवेज जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है रोटेशनल क्लीवेज, जो कि मैमल्स और निमेटोड्स में देखी जाती है। सेल इनका भी कैसा होता है, आइसोलेसिथल ही होता है। और क्लीवेज कैसी हो रही है, होलोब्लास्टिक, यानी कि कंप्लीट, एक पोल से दूसरे पोल तक, राइट। अब दूसरे टाइप का एग आ जाता है, दैट इज मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल एग में भी क्या होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, यानी कि कंप्लीट क्लीवेज होगी एक पोल से दूसरे पोल तक। लेकिन इसमें जो योक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है, ठीक है। मॉडरेट सा होता है, और जो आप देख रहे हो ना, किसी एक साइड पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस ऐसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम है लेकिन इस वाली साइड पे थोड़ा सा ज्यादा है, और मॉडरेट अमाउंट है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। अब इसमें देखो, इसमें लार्ज क्वांटिटी रही होगी तभी तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एज कंपैरिजन टू आइसोलेसिथल, यहाँ पे योग का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर इतना भी कम नहीं होगा कि बिल्कुल कम हो जाए, है ना। मॉडरेट सी क्वांटिटी होती है, और किसी एक पोल पे ज्यादा होगी, और जिस पोल पे ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइटल पोल, है ना, और दूसरा हो जाएगा एनिमल पोल। तो यहां से क्लीवेज शुरू हुई, ठीक है। और ये जो मीसोलेस्थल सेल में अब क्लीवेज हो रही है, इसको हम कह रहे हैं डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, जो कि एम्फीबियंस में देखी जाती है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। अब इसमें होता क्या है, देखो एग योक की वजह से, देखो पहले क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली था, तो बीच से बिल्कुल देखो सेंटर से क्लीवेज हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे सेंटर से ना होकर के, क्योंकि योक जो है वो इनहिबिट करता है क्लीवेज को, ठीक है। अब क्या होती है, क्लीवेज यहां से ना होकर के योक के ऊपर से हो जाएगी, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे योक के थोड़ी सी ऊपर से हो रही है, एनिमल पोल वाली साइड पे, वेजाइटल पोल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आइसोलेसिथल में जो क्लीवेज होती है ना, वो बिल्कुल समान तरीके से होती है, राइट। अब देखो पैटर्न सब में अलग अलग हो सकता है, इसमें देखो अलग पैटर्न है, इसमें अलग, इसमें अलग, है ना, इनमें अलग, इनमें अलग, ये पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, ओके। अब देखो ये हो गए होलोब्लास्टिक क्लीवेज वाले, वो जानवर जिनमें कंप्लीट क्लीवेज होती है।
कुछ जैसे होते हैं उनमें कैसी होती है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, यानी कि इनकम्प्लीट क्लीवेज, कि किसी एक पोल से क्लीवेज शुरू हुई लेकिन दूसरे पोल तक नहीं गई। ठीक है, इसमें सबसे पहला टाइप ऑफ एग आ जाता है टीलोलेसिथल, जिसमें डेंस योक होता है थ्रू आउट द सेल। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये बड़ा बना दिया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एग योक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है, अगर एग योक होगा ना तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। लेकिन यहां पे क्या होता है टीलोलेसिथल में, कि एग योक का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, डेंस एग योक आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, ऐसे। अब देखो एक साइड, जिस साइड पे तो एग योक के अमाउंट ज्यादा है वो आपका वेजाइटल पोल हो गया, जिस साइड कम है वो कौन सा हो गया, एनिमल पोल। अब इसमें क्या हुआ, डेंस एग योक देखने को मिलता है, तो यहां पे जब बायलेटरल क्लीवेज होती है ना, तो किन किन में देखी जाती है, सिफेलोपोड्स और मोलस्क्स में। ठीक है, सिफेलोपोड मोलस्क्स में इस तरह की क्लीवेज देखी जाती है। एग टाइप होता है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल का मतलब क्या है, कि किसी एक पोल पे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा, और डेंस यानी कि अमाउंट ऑफ एग योक जो है, क्वांटिटी वो भी ज्यादा होती है, डेंस होता है एग योक। ठीक है, अब यहां पे देखो क्लीवेज शुरू तो हुई लेकिन दूसरे एंड तक नहीं पहुंच रही कहीं पे भी, राइट। उसके बाद कौन सी आ जाती है, डिस्कॉइडल क्लीवेज। ये देखी जाती है किसमें, फिश में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एग, यहाँ पे एग योक पूरा अच्छे से पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे क्लीवेज हो ही नहीं रही, जहां पे नहीं है वहां पे क्लीवेज हो रही है, तो यानी कि कैसी हुई, इनकम्प्लीट क्लीवेज हुई ना, राइट। फिर तीसरा देखो सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल एक अलग टाइप है योक की। ठीक है, एग की तीन टाइप के देखो एग्स आपको बताए मैंने। एक आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल में कौन सा, एग योक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सॉरी चार टाइप हो गए है ना। मीजोलेसिथल में क्या था, मॉडरेट अमाउंट होता है और वेजाइटल पोल वाली साइड पे एग योक ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, एग योक डेंस होता है, ज्यादा होता है। और इसमें हमने क्या बोला कि एग योक जो है, अब देखो यहाँ पे ज्यादा है लेकिन है किस साइड, वेजाइटल पोल वाली साइड, एनिमल पोल वाली साइड कम है। लेकिन सेंट्रोलेसिथल में एग योक जो होता है वो बिल्कुल, जैसे ये एग है ना, बिल्कुल उसके बीचों बीच प्रेजेंट होता है, किसी भी पोल वाली साइड को ज्यादा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से क्लीवेज शुरू होती है, एग योक तक जाती है, उसके आगे नहीं हो पाती, क्योंकि एग योक इनहिबिट करता है। तो ये भी एक तरह की कैसी हुई, इनकम्प्लीट क्लीवेज। इस तरह की क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल क्लीवेज, जो कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में है ना, ड्रोसोफिला वगैरह में देखी जाती है, राइट। तो ये सारी टाइप की क्लीवेज आपको बता दी, एग के टाइप्स आपको बता दिए, और किस किस तरह की क्लीवेज की कहां कहां देखी जाती है उसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला था, ये तो देखो ये तो हो गया क्लीवेज के बारे में, है ना, कि क्लीवेज ऐसे हुई, डिवीजन ऑफ सेल ऐसे हो रही है, ब्लास्टोमेर ऐसे बन रहे हैं। ब्लास्टोमेर बनने के बाद हमने क्या बोला था, गैस्ट्रुलेशन होती है, यानी कि मूवमेंट शुरू हो जाती सेल की। तो वो 5 टाइप की मूवमेंट्स सेल के अंदर होती हैं। उन 5 टाइप की मूवमेंट्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। ठीक है, और स्टेटमेंट में आएगा ये सवाल। तो आपको ये 5 की पांचों टाइप की मूवमेंट पता होनी चाहिए कि कैसे होती हैं। सबसे पहली मूवमेंट का जिक्र इन्होंने किया है, इन्होंने बोला ये है इन्वेजिनेशन। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि क्या होता है इन्वेजिनेशन में। ये बोला इनफोल्डिंग ऑफ अ शीट, कौन सी, एपिथेलियम सेल्स की, मच लाइक इंडेंटेशन ऑफ अ सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज पोक्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक सॉफ्ट रबर बॉल ली, उसको पोक किया। ठीक है, तो ये जो पोकिंग, जैसे यहाँ पे देखो ये भी पोकिंग हो रही है ना, ये पोकिंग जो हुई, अब यहाँ पे तो देखो सेल माइग्रेट हो रहे हैं तभी ये पोकिंग क्रिएट हो रही है ना। इस तरह की जो पोकिंग वाली मूवमेंट है, ये जब होती है इसको हम कहते हैं इन्वेजिनेशन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल याद रखो, सी अर्चिन्स की जो एंडोडर्म लेयर है ना, वो इसी तरह से बनती है, इन्वेजिनेशन से। ऐसे ही पूछेगा वो एग्जाम्पल में, आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा, एग्जाम्पल दे देगा कि सी अर्चिन का एंडोडर्म बन रहा है, इस तरह की मूवमेंट देखी जा रही है, बताओ कौन सी मूवमेंट है। तो आपको याद रखना है इन्वेजिनेशन। दूसरी जो मूवमेंट है दैट इज इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गई है ऑफ एन एक्सपैंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड्स ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल्स। कि यहां से पोकिंग शुरू हुई थी, ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से ये जो सेल्स हैं ये आउटर लेयर वाले सेल्स हैं,
ये पूरा इसको कवर अप करना, ऐसे कवर अप करना शुरू कर दिए, पूरे यहाँ पे सेल्स जो है वो इसको कवर अप करना शुरू कर दिए। इस तरह की जो मूवमेंट होती है, इनवर्ड मूवमेंट सेल की, बाहर वाली लेयर से अंदर वाली लेयर को जो मूवमेंट होती है सेल्स की, उसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। ठीक है, और एम्फीबियंस में मीजोडर्म की फॉर्मेशन इसी तरह से होती है। उसके बाद तीसरी टाइप ऑफ मूवमेंट देखते हैं, दैट इज इनग्रेशन। इनग्रेशन में क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियोज इंटीरियर। इंडिविजुअल सेल्स बिकम mesenchymal, separate from one another and migrate independently। अब देखो यहां पे समझना, ये बोल रहा है कि ये है सेल का सरफेस, ठीक है, ये है सेल का सरफेस। सेल के सरफेस से एक एक सेल अलग, इंडिविजुअल सेल, वो क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है सेल के इंटीरियर वाले साइड को, यानी कि अंदर वाली साइड को। ठीक है, ये लेयर में नहीं गिरता, एक एक इंडिविजुअल सेल जो है वो अलग अलग सेपरेटली माइग्रेट करता है। इस तरह की मूवमेंट जब शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं इनग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए याद रखो, सी अर्चिन में मीजोडर्म फॉर्मेशन ऐसे होती है और ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट फॉर्मेशन इसी मूवमेंट की वजह से होती है। राइट, अब इसी के जैसी एक और मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट into two or more less parallel sheets, while on a cellular basis it resembles ingression. The result is the formation of a new epithelial sheet of cell। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे मीजनकाइमा बन रहे थे, इंडिविजुअल सेल्स जो थे वो जब इस सरफेस से अंदर की तरफ माइग्रेट कर रहे थे तो कौन से सेल बन रहे थे, मीजनकाइमल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस के सेल है, ये क्या करते हैं, यही सरफेस ऑफ सेल जो है वो डिवाइड करते हैं और इस तरह की एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं पूरी सेल्स की। वहां पे इंडिविजुअल सेल्स माइग्रेट कर रहे थे, यहाँ पे पूरी की पूरी लेयर माइग्रेट करना शुरू कर देती है। और ये जब लेयर अंदर की तरफ को माइग्रेट करती है तो ये सेल कौन से सेल बनते हैं, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल शीट बनती है ये, और फिर ये अंदर की तरफ को माइग्रेट करना शुरू करते हैं, अंदर वाली साइड को। जब पूरी लेयर माइग्रेट करे उस मूवमेंट को आप कहोगे डीलैमिनेशन। जब इंडिविजुअल सेल माइग्रेट कर रहे हैं और कौन सा, मीजनकाइमल, है ना, तो उसको आप कहोगे इनग्रेशन। राइट, अब ये डीलैमिनेशन है, ये किन में होती है, हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स और मैमल में जो हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन होती है वो इसी मूवमेंट की वजह से होती है। फिर लास्ट में आ जाती है एपीबोली, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट्स, यूजुअली एक्टोडर्मल सेल्स। तो ये जो एपिथेलियल शीट है इसकी मूवमेंट बेसिकली कौन से सेल्स, एक्टोडर्मल सेल्स की, स्प्रेडिंग एज अ यूनिट रेदर देन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे पूरी की पूरी शीट की तरह को ऐसे, ये स्नेक की तरह है ना, जैसे स्नाप होता है ना, आगे की तरफ कैसे मूव करता है, वैसे सेल्स भी मूव करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली नहीं, एक पूरी की पूरी शीट की तरह ये ऐसे माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, मूव करते हैं। टू एनक्लोज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो कैन अकर बाय सेल डिवाइडिंग, by cells changing their shape, or by several layer of cells intercalating into fewer layers। often the three mechanisms are used। होता क्या है, देखो समझो, ये अंदर जो आपकी ये एपिथेलियल शीट है ना, ये क्या करती है, ये पूरा का पूरा, मतलब इस, ये जहां से ये माइग्रेशन शुरू हुई थी ना, ये पूरे सेल को कवर अप करना शुरू कर देती है। अब ये अलग अलग वजहों से हो सकता है कि सेल डिवाइड हो रहे हो तो ऐसा हो रहा है ना, सेल अपनी शेप चेंज करना चाह रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस तरह की अलग अलग प्रोसेसेस की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, सेल जो है वो पूरा, एक्टोडर्मल सेल जो है वो पूरे एम्ब्रियो के ऊपर एक लेयर से उसको पूरा एनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, है ना, पूरा इसके ऊपर ऐसे बिछ जाते हैं। अब ये जो इस तरह की मूवमेंट होती है ना, इसको आप कहते हो एपीबोली। और ये लास्ट मूवमेंट होती है, केवल लास्ट मूवमेंट लिखा होता है तो उससे भी समझ जाना वो एपीबोली की बात कर रहा है। ठीक है, लास्ट मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल याद रखो, एक्टोडर्म फॉर्मेशन होती है सी अर्चिन्स में, ट्यूनिकेट्स में और एम्फीबियंस में। ठीक है, सब में जो एक्टोडर्म फॉर्मेशन होती है वो इसी तरह से होती है, एपीबोली से, एपीबोली मूवमेंट से। राइट, इस टेबल को याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है पेपर में। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। बाकी चलो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितने सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जेनेटिक माल फंक्शंस या मालफॉर्मेशंस और सिंड्रोम्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी सवाल पूछते हैं।
सबसे पहले तो देखो माल फॉर्मेशन और सिंड्रोम में फर्क क्या होता है ये जान लो। ऐसी एबनॉर्मेलिटीज जो जेनेटिक इवेंट्स की वजह से हुई है ना, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गई या क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडीज, ट्रांसलोकेशंस, इस तरह के कोई जेनेटिक इवेंट हुआ जिसकी वजह से कोई एबनॉर्मेलिटी कोज होगी, उसको हम कहते हैं मालफॉर्मेशन होना। वहीं पे एक सिंड्रोम क्या है, ऐसी ही दो या दो से ज्यादा मालफॉर्मेशन एक ही इंडिविजुअल में एक्सप्रेस हो जाते हैं एक साथ, उसको हम कह देते हैं सिंड्रोम। ठीक है, अब जैसे कि एक हेरिडिटरी डिजीज है, होल्ट ऑरम सिंड्रोम कहते हैं इसे। ठीक है, कैसे होता है ये, इज इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। जब भी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन बनती है ना, तो उस टाइम पे ये वाला जो डिजीज है ये नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है, पेरेंट्स से बच्चों में चला जाएगा। सो चिल्ड्रन बोर्न विद दिस सिंड्रोम यूजुअली हैव माल फॉर्म्ड हार्ट। तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसमें बच्चे का जो हार्ट होता है ना वो अच्छे से काम नहीं करता है। कैसे माल फॉर्म्ड हार्ट बनता है, यानी कि कंप्लीट नॉर्मल हार्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। जो सेप्टम होता है जो कि आपकी राइट और लेफ्ट साइड, आपके हार्ट में भी राइट और लेफ्ट साइड होती है ना, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये जो लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करती है वो सेप्टम वाली लेयर बीच वाली, वो नॉर्मली बन नहीं पाती है ना। और जब ये नॉर्मली नहीं बन पाएगी तो आपका हार्ट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, और क्या होता है इस दौरान, रिस्ट और थंब की जो बोन्स होती हैं वो भी एब्सेंट होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये जो सिंड्रोम होता है ना इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में TBX5 जीन होती है जो नॉर्मली हमारे हार्ट का जो सेप्टम है उसको सही तरीके से डेवलप करती है, हमारे रिस्ट और थंब की बोन्स को सही तरीके से डेवलप करती है। अब ये क्या होती है, ये म्यूटेट हो गई है ना, इसमें कोई म्यूटेशन कोज होगी, अब ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है और जो रिस्ट और थंब की बोन्स हैं वो नॉर्मली बन नहीं पाती हैं या होती नहीं है। ठीक है, और जो सेप्टम है वो अच्छे से नहीं बन पाता है जिसकी वजह से मालफॉर्म्ड हार्ट क्रिएट हो जाता है बच्चे के अंदर। राइट, द TBX प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड इन द डेवलपिंग हार्ट एंड द डेवलपिंग हैंड एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंड डिफरेंशिएशन इन द बोथ लोकेशन। तो दोनों लोकेशन पे, हार्ट में भी और हैंड में भी, जो नॉर्मल ग्रोथ होने के लिए ये TBX5 प्रोटीन का सही तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं है तो मालफॉर्मेशन कॉज हो जाएगी। राइट, उसी तरह से एक एग्जाम्पल और है आपके सामने, ये म्यूजिशियन है, आई थिंक जर्मन म्यूजिशियन है। अब हुआ क्या A developmental anomaly caused by an environmental agent। environmental agents कैसे इस तरह की developmental anomaly cause कर देते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है आपके सामने फोकोमेलिया। फोकोमेलिया क्या था, अ लैक ऑफ प्रॉपर लिम्ब डेवलपमेंट, कि जिसमें लिम्स जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होती, उसे हम कहते हैं फोकोमेलिया। और ये कैसे हुआ था, वॉज मोस्ट विजिबल of the birth defects occur in many children born in the early 1960s। ये 1960s जब वहां पे बच्चे पैदा हो रहे थे, बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स के बाद 7 बच्चे पैदा हुए है ना। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मदर्स थी वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक ड्रग कंज्यूम कर रही थी, दैट इज थैलिडोमाइड। ठीक है, और ये जो चिल्ड्रंस थे ये अभी मिडिल एज अडल्ट हैं है ना, तो थैलिडोमाइड करता क्या है, ये डिस्टर्ब कर देता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एट डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डिफरेंट टाइम जब ह्यूमन डेवलपमेंट का चल रहा होता है, जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो डिफरेंट टाइम जो ह्यूमन डेवलपमेंट का चल रहा है, उसके वोम के अंदर जो बेबी है वो डेवलप हो रहा है, उस टाइम पे जिस टाइम पे आप थैलोमाइड लोगे और टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, डेज आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के लगभग 34 डेज बाद। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रेगनेंसी हो गई है और 34 डेज बाद अगर थैलिडोमाइड कंज्यूम किया है तो 34 डेज बाद क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर। उसी तरह से एक टाइम पीरियड देखो, 38 टू 42 डेज के बीच में अगर ले रहे हो तो एब्सेंट ऑफ थम्स दिखाई देगा, है ना। अलग अलग टाइम पीरियड है, 38 से लगभग 44 लगा लो आप, 44 डेज के बीच में अगर आप लोगे तो एब्सेंस ऑफ आर्म्स। उसी तरह से सिवियर शॉर्टनेस ऑफ आर्म्स, डिसलोकेशन ऑफ हिप, माल फंक्शन ऑफ एयर्स, एब्सेंस ऑफ लेग्स, सिवियर शॉर्टनेस ऑफ लेग्स, मालफॉर्म थम्स, इस तरह की ये सारी की सारी जो मालफॉर्मेशंस हैं वो ये थैलोमाइड लेने से हो रही थी 1960s में। अब ये मैंने आपको क्यों बताया
क्योंकि ये केस स्टडी ऑलरेडी आ चुकी है एग्जाम में। इस तरह की अगर कोई और केस स्टडी आपको मिलती है उसको पढ़ो, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लेता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग देखो हमारे साथ नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि बायोकेशन अकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए एक परमानेंट बैच लेकर के आई है। परमानेंट बैच का मतलब है कि आप थ्रू आउट द ईयर इसको कभी भी अवेल कर सकते हो। ये बैच हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इसमें आपको मिलता क्या क्या है, तो आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाते हैं, जिससे जो भी आप पढ़ोगे डेली के डेली प्रैक्टिस होता रहेगा, है ना। जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी यूनिट में कमी रह रही है, कौन सी यूनिट में काम करने की जरूरत ज्यादा है। प्लस स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप बार बार उनकी रिवीजन करें। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज में देखो खास ये रहता है हमारे पास कि जैसे आपको टेस्ट दिया जाता है, ठीक है, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा लाइव। ऑब्जर्वेशन के बाद आपको उसी टाइम पे आपको एनालिसिस करके दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। प्लस जो क्वेश्चन सही है उसका आंसर ये क्यों है, और जो क्वेश्चन गलत है उसका आंसर क्या होना चाहिए था, और कैसे उसको टारगेट करना है, वो सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज वाली उसमें सिखाया जाता है। प्लस स्ट्रेटजी और शेड्यूल डिजाइनिंग। अब जो बच्चे जिनको इन सब में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही, रोज नहीं पढ़ पा रहे, है ना, एक शेड्यूल नहीं बन पा रहा, तो वो शेड्यूल डिजाइनिंग में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। प्लस और यहाँ पर आपको क्या प्लस पॉइंट मिलता है, डेली टास्क मैनेजर आपको मिलता है। आपको डेली टास्क असाइन किए जाएंगे कि एक दिन में आपको ये जो है वो परफॉर्म करना है, ये टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है कि आप कहाँ पहले एक दिन में एक चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, या एक लेक्चर कवर अप कर रहे हो, इतने क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो वो डेली टास्क मैनेजर से क्या होगा, आपकी वो प्रोग्रेस बढ़ाई जाएगी धीरे धीरे, राइट। और लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो आपको इसके साथ मिलता है। जब तक आप अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिलेगा, 10,000 में, सिर्फ और सिर्फ 10,000 में, ठीक है। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं स्क्रीन पे, आप उन पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वो आपको पूरी गाइडेंस, जो भी आपका क्वेश्चन है ना इसके रिगार्डिंग, वो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो लोग हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और इसी तरह से हमारे साथ पढ़ाई के सिलसिले में जुड़े रहें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।